राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। तो आपके साथ में हम पढ़ना शुरू किए हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी का। और अभी तक हमने सिर्फ एक कक्षा पढ़ी है और आज ये दूसरी कक्षा है। तो पहली कक्षा में हमने देख लिया था कि इस पुस्तक की भूमिका क्या है, क्योंकि किसी भी पुस्तक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमने कई सारे उसमें तथ्यात्मक जानकारियाँ देखी हैं। तो यदि आपने अभी तक पहला भाग नहीं देखा है वीडियो का, तो आप उसको ज़रूर देखें, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें, आपको महत्वपूर्ण चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए आज पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भूमिका के बाद जो पुस्तक में है वो है अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल के अंतर्गत यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। दूसरा पॉइंट है अपभ्रंश काव्य और हिंदी रचनाएं। तीसरा पॉइंट है श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य। और चौथा पॉइंट है प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवि। तो ये जो है 4 महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं। आगे देखते हैं हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, जो कि अभी हमने देखा कि सबसे पहला जो पॉइंट है अपभ्रंश काल के अंतर्गत वो है हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। तो देखिए, इसके विषय में लिखते हैं बच्चन जी की आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के साथ विभिन्न जातियों का उदय होता है। तो देखिए, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं थी उनके उदय के साथ विभिन्न जातियों का भी उदय होता है, जिनमें और कौन सी जातियों का, भाषाओं का, है ना। कौन सी, जैसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि। विभिन्न जातियां अपनी भाषा, संस्कृति, रीति, नीति, आचार विचार के संवर्धन और सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत हो उठती हैं। तो कोई भी संस्कृति होती है, कोई भी समाज के लोग हों, वो अपनी संस्कृति, अपनी जो है कल्चर को के प्रति बहुत संवेदनशील रहते हैं और वो अपनी जो है इस संस्कृति को और सभ्यता को बचाए रखने के लिए कार्य भी करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि विभिन्न जातियाँ अपनी भाषा, संस्कृति, रीति, नीति, आचार विचार के संवर्धन और सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत हो उठती हैं। फिर आगे लिखते हैं कि भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक जाति का दूसरी जाति से संबद्ध होना अनिवार्य है। तो देखिए, क्या है कि भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक जाति का दूसरी जाति से संबद्ध होना अनिवार्य है, पर उसका जोर अपनी विशिष्टता बनाए रखने पर होता है। हिंदी अन्य भाषाओं से 2 अर्थों में भिन्न है। पहला कौन सा है? पहला है क्षेत्रीयता के अर्थ में और फिर दूसरा है भाषा समुच्चय के अर्थ में। ठीक है, पहला क्या है? हिंदी अन्य भाषाओं से एक तो क्षेत्रीयता के अर्थ में और दूसरा भाषा समुच्चय के अर्थ में अलग अलग है। अन्य भाषाएं एक क्षेत्रीय हैं जबकि हिंदी बहुक्षेत्रीय। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो अन्य भाषाएं वो एक क्षेत्र में बोली जाती हैं, हिंदी बहुक्षेत्रीय। इसके लिए ये बात समझ सकते हैं कि जो जैसे हमारी दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, उनमें से आप किसी भी राज्य में जाएंगे, वहाँ की अपनी एक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है ना। जैसे तमिल, तेलुगु, है ना, कन्नड़, मलयालम। लेकिन हिंदी का आप एक यहाँ से आपके लिए प्रश्न है कि बताइएगा भारत के कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है ना। संख्या आपको बतानी है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, कितनी संख्या है उनकी जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि अन्य भाषाएं एक क्षेत्रीय क्यों कहा है और जबकि हिंदी बहुक्षेत्रीय, यानी हिंदी कई सारी जगहों पर बोली जाती है। यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक फैली हुई है। तो देखिए, हिंदी कहाँ कहाँ तक है? हिंदी के लिए कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक फैली हुई है। लेकिन हमने संख्या पूछी है कि हिंदी भारत के कितने राज्यों में बोली जाती है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अन्य क्षेत्रों में एक ही भाषा प्रमुख है, तो हिंदी प्रदेश अनेक भाषाओं और बोलियों जैसे राजस्थानी, ब्रजी, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि का समुच्चय है। यानी कि अन्य भाषाएं, जैसे हमने अभी दक्षिण भारत की भाषाओं का उल्लेख किया था, उसमें क्या है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि अलग अलग राज्य में अलग अलग बोली जाती हैं। लेकिन हिंदी कहने से क्या, वो भाषा का समुच्चय आ जाता है। यानी कि राजस्थान में जाएंगे तो आपको राजस्थानी मिलेगी, जो है मथुरा साइड में जाएंगे तो आपको ब्रजी मिलेगी, अयोध्या साइड में, लखनऊ साइड में आपको अवधी मिल जाएगी, बिहार में मैथिली, है ना। इसी तरह भोजपुरी और बुंदेलखंडी। तो इन्हीं सब का समुच्चय है क्या, हिंदी, है ना। वरानिको इसे भाषा व्यवस्था कहते हैं, यानी जो वरानिको हैं वो क्या कहते हैं, इसे भाषा व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के लिए जो लोग इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं वे हिंदी या हिंदुस्तानी हैं। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के लिए जो लोग इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं वो हिंदी या हिंदुस्तानी हैं। ऐसा कौन कह रहा है? बच्चन जी कह रहे हैं। इसके बाद है प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं
संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। देखिए एक प्रश्न आपके लिए दूसरा ये भी है कि जो हमारी भाषाओं का क्रम है ना वो क्या था, पहले प्राकृत है कि पहले संस्कृत है, पहले पाली है, अपभ्रंश, तो उसको क्रम से आपको लगाना है। प्राचीन और मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं हैं जिनमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश का जो क्षेत्र है वो कैसा था, सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं या जातीय भाषाओं का विकास हुआ। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो है किस भाषा से हिंदी का विकास हुआ, तो संस्कृत से क्या आया, प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का या जातीय भाषाओं का विकास हुआ। लेकिन चलिए मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका मैं उत्तर खुद ही बताती हूँ। जो भाषा का क्रम है वो क्या है, पहले संस्कृत है, संस्कृत को भी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में बांटा गया। फिर उसके बाद संस्कृत के बाद प्राकृत पाली आया, पाली को जो है पाली के बाद प्राकृत आई और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई और इस तरह से जो है अपभ्रंश से उत्तर भारत की जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उन सभी जातीय भाषाओं का विकास होता है। तो ये हमारा भाषा का क्रम हो गया, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, ऐसा विश्वास किया जाता रहा है और इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे। कैसा विश्वास, जो ऊपर बताया गया कि अपभ्रंश से ही उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं या जाति भाषाओं का विकास हुआ। किंतु अब यह धारणा कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है। यानी कि ये धारणा क्या खंडित हो चुकी है कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश से निकली, ये बात खंडित हो चुकी है। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। तो देखिए जो अपभ्रंश की विरासत है वो कहीं ना कहीं हिंदी ने बहुत कुछ उससे लिया है, यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। आगे है, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचा अलग है, क्योंकि हिंदी का व्याकरणिक ढांचा अलग है और अपभ्रंश का अलग, इसलिए जो है अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग तो नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरंतर्य बना रहे यानी निरंतरता बनी रहे, इसलिए उसका अध्ययन आवश्यक है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि किसी भी जाति की संस्कृति का संरक्षण करने के लिए उस जाति की संस्कृति संरक्षित रहे, लोग बहुत सारा कार्य करते हैं। हिंदी जैसा कहा जा चुका है कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय है, ये बात भी अभी हमने ऊपर पढ़ ली है। इन बोलियों और भाषाओं के व्याकरणिक ढांचे अलग अलग हैं, फिर भी वे शब्द समूह, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और रूप विधान के वैविध्य में भी जातीय एकसूत्रता से जुड़ी हुई हैं। अवधी भाषा भाषी ब्रजी समझ लेता है और ब्रज भाषा भाषी अवधी साहित्य, यानी कि भाषा जो हिंदी भाषा का समुच्चय है वो भले ही अलग अलग बोलियों में अलग अलग जो है सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और रूप विधान के वैविध्य में उसके जातीय सूत्रता से जुड़ी हुई हैं, और सब जो भी अवधी बोलता है वो ब्रज समझ लेता है और जो ब्रज बोलता है वो अवधी साहित्य समझ लेता है। इसका एक उदाहरण हम ये भी देख सकते हैं कि जो तुलसीदास जी हैं उनका जो साहित्य है वो अवधी और ब्रजी दोनों में मिल जाता है ना। तो मैथिली साहित्य भी ब्रजवासियों और अवध निवासियों के समझ में आ जाता है। ब्रज भाषा भाषी अवधी में लिख सकता है और अवधी क्षेत्र में रहने वाला ब्रजी में लिखता रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी का उल्लेख भी करते हैं बच्चन जी कि तुलसीदास ने तो समान अधिकार से अवधी और ब्रजी दोनों में लिखा है ना। एक समय तो ब्रज भाषा पूरे हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी थी। हिमाचल से विदर्भ और राजस्थान से असम तक यदि उसमें गद्य लिखा जाता रहा होता तो खड़ी बोली का स्थान वही लेती। आज प्रत्येक भाषा भाषी क्षेत्र में खड़ी बोली साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, पत्रकारिता, विचार विनिमय, राजकाज का माध्यम स्वीकृत हो चुकी है। इससे इसकी जातीयता स्वतः सिद्ध है, यानी किसके लिए, खड़ी बोली के लिए, है ना। आज प्रत्येक भाषा भाषी क्षेत्र में क्या, खड़ी बोली, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा या पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, विचार विनिमय के क्षेत्र में हो, राजकाज का माध्यम जो है खड़ी बोली स्वीकृत हो चुकी है। फिर आगे लिखते हैं, लेकिन इतिहास पर जोर देने वाले रूसी लेखक भी जब यह कहते हुए देखे जाते हैं, क्या कहते हैं उसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं कि हिंदी भाषा भाषियों की कोई निश्चित जातीय चेतना नहीं है, तो आश्चर्य होता है।
कौन कहता है ये वाली बात? रूसी लेखक कहते हैं। इतिहास पर जोर देने वाले रूसी लेखक कहते हैं कि हिंदी भाषा भाषियों की कोई निश्चित जातीय चेतना ही नहीं है। तो इस बात पर आश्चर्य होता है, ऐसा बच्चन जी कहते हैं। फिर लिखते हैं कुद्रियावत्सेव ने अपनी पुस्तक हिंदुस्तान में बिरादरी और जात पात, अब ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, देखिए हिंदुस्तान में बिरादरी और जात पात किसकी पुस्तक है? तो ये है कुद्रियावत्सेव की। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है? पहली बात तो इस पुस्तक को ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान में बिरादरी और जात पात ये पुस्तक किसकी है? तो ये कुद्रियावत्सेव की है। और ये लिखते हैं कि हिंदुस्तान, अब देखिए इसको भी हाईलाइट करते हैं, हिंदुस्तान की आबादी की कोई निश्चित चेतना नहीं है, जैसा उदाहरण के लिए तमिल या गुजरातियों के मामले में है। यद्यपि यह इलाका और उसकी आबादी सामान्य इतिहास के सूत्रों से आपस में बंधे हुए है। तो ये वाली बात किसने कहा है? ये कहते हैं कुद्रियावत्सेव अपनी पुस्तक हिंदुस्तान में बिरादरी और जात पात में कहते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी की कोई निश्चित चेतना नहीं है, जैसा उदाहरण के लिए तमिलों या गुजरातियों के मामले में है। यद्यपि यह इलाका और उसकी आबादी सामान्य इतिहास के सूत्रों से आपस में बंधे हुए हैं। फिर आगे है रूसी लेखिका कौन? ओस्कोलोवा, है ना, ओस्कोलकोवा। ओस्कोलकोवा कहती हैं कि हिंदुस्तानियों को एक जातीय समूह मानती हैं। तो देखिए ये प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किसने जो है हिंदुस्तानियों को एक जातीय समूह माना है? तो वो जो है कौन मानता है? वो मानती हैं ओस्कोलकोवा। ठीक है, इसके बाद है उनके मतानुसार, यानी ओस्कोलकोवा के अनुसार ये लोग ऐतिहासिक विकास की विलक्षणता और दीर्घकालीन औपनिवेशिक दासत्व के कारण एक स्थिर जातीय समुदाय का निर्माण नहीं कर पाए हैं। फिर वरानिकोव का मत भी यही है। तो यानी ये जो रूसी लेखक हैं ओस्कोलकोवा और वरानिकोव दोनों लोग ऐसा ही मानते हैं। इसके बाद है यदि कोई हिंदुस्तान या मध्य देश की जातीयता को तमिलनाडु और बंगाल की जातीयता के समकक्ष देखना चाहेगा तो वह ऐतिहासिक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर बने बनाए सिद्धांत खोजने का प्रयत्न करेगा। आगे कहते हैं बच्चन जी कि यदि हिंदुस्तान की बहुत से ऐसे प्रदेश, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो अंध प्रदेशवाद से ग्रस्त हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं कि यदि हिंदुस्तान की जातीयता उसी तरह की होती तो राष्ट्रीय एकता क्षतिग्रस्त होती। यानी ये जो दोनों विचारकों ने बात कही थी कि जातीयता वाली जो बात करी थी, है ना, वरानिको और ये ओस्कोलकोवा ने जो बात करी थी, उसके लिए कहते हैं कि यदि अगर ऐसा होता, यानी बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जो बहुत सी ऐसी जातियां जो आंध्र प्रदेशवाद से ग्रस्त हैं, ठीक है, लेकिन यदि हिंदुस्तान की जातीयता उसी तरह की होती तो राष्ट्रीय एकता क्षतिग्रस्त हो उठती। यह वह केंद्र है जिस पर राष्ट्रीय एकता निर्भर करती है। इसके अंतर्विरोध इसे प्रदेशवादी नहीं होने देते। इसकी सहिष्णुता, प्रदेश निरपेक्षता, विशिष्ट बौद्धिकता, गहरी राष्ट्रीयता ही इसकी जातीय विशेषताएं हैं। यानी जो हिंदी भाषा है ना, उसके लिए क्या है, ये जो है सहिष्णुता, प्रदेश निरपेक्षता, विशिष्ट बौद्धिकता, गहरी राष्ट्रीयता ही इस भाषा की जातीय विशेषताएं हैं। आगे लिखते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध यह जाति निरंतर वीरतापूर्वक लड़ती रही है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुकुट इसी जाति के माथे पर बंधता है। फिर आगे देखिए, भक्ति आंदोलन अपने अंतर विरोधों के बावजूद सामंतवाद के विरुद्ध इतने प्रखर रूप में इसी क्षेत्र में उदित हुआ। ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। पर आर्थिक दृष्टि से हिंदी के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। जातिवाद का बंधन बहुत कम शिथिल हुआ है। इन व्यवधानों के हटते ही इसकी जातीयता की भूमिका अपने क्षेत्र के लिए ही नहीं, संपूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण होगी। प्रादेशिकता की संकीर्ण सीमा से बंधना मध्य देश की प्रवृत्ति कभी नहीं रही। यानी कि एक प्रदेश की सीमा में और संकीर्ण सीमा यानी पतली सी सीमा में बंध जाना मध्य देश की प्रवृत्ति कभी भी नहीं रही है। नवीं शताब्दी के अंत में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा। अब हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि काव्य मीमांसा किसकी पुस्तक है, तो राजशेखर की। इस बात का ध्यान रखिएगा कि काव्य मीमांसा किसकी है, राजशेखर की है। और उन्होंने लिखा है, राजशेखर ने क्या, कि गौड़ आदि देशों के कवि संस्कृत में, लाट देश के कवि प्राकृत में, मरुभूमि और पंजाब के कवि अपभ्रंश में अधिक रुचि रखते हैं। तो देखिए जो लाट देश आया है ना, लाट देश किसके लिए है, तो गुजरात के लिए था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो राजशेखर का कथन है, काव्य मीमांसा में लिखा कि गौड़ आदि देशों के कवि संस्कृत में, लाट देश के कवि प्राकृत में, मरुभूमि और पंजाब के कवि अपभ्रंश में अधिक रुचि रखते हैं। इसके बाद है अवंतिका, परियात्र और दशपुर आदि प्रदेशों के कवि भूत भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं।
और मध्य देश के कवि यो मध्य देशम निवसति स कवि सर्वभाषा निषेधः, यानी उसे किसी भाषा विशेष में रुचि नहीं है, यह सभी भाषाओं में समान रुचि रखता है। आगे लिखते हैं कि मध्य देश की माटी का ही गुण है कि वह अपने लोगों को उदार बना देती है। ये कथन के रूप में पूछा जा सकता है क्या, कि मध्य देश की माटी का ही गुण है कि वह अपने लोगों को उदार बना देती है। इसके बाद आगे लिखते हैं कि संभवतः राजशेखर ने भूत भाषा का प्रयोग अवंती और दशपुर की लोक भाषा के लिए किया था। तो देखिए ये प्रश्न यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि भूत भाषा का प्रयोग जो है कहाँ के लिए किया गया था। तो राजशेखर ने भूत भाषा का प्रयोग अवंती और दशपुर की लोक भाषा के लिए किया था। ठीक, विधानतः भूत भाषा के कवि विट, बहेलिया आदि के बीच बैठते थे। तो भूत भाषा के कवि कहाँ पर बैठते थे? विट के बीच में बैठते थे, बहेलिया के बीच में बैठते थे। अतः ऐसे कवियों की भाषा जनभाषा हो सकती है। किंतु उत्तर भारत, जो सामान्यतः हिंदुस्तान भी कहा जाता रहा होगा, की लोक भाषा 11वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी में हिंदवी या हिंदी कही जाती थी। इन शब्दों का प्रयोग मुसलमानों ने किया है। तो देखिए जो हिंदवी या हिंदी है, इन शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो ये मुसलमानों ने किया था। और कब किया था? तो लगभग 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास किया था। अब हमारे लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आई, इस यहाँ से प्रश्न बनता है कि हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग अबू सईद के फारसी इतिहास, जिसका समय 1049 है यानी 1049 ईस्वी में मिलता है। तो हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? तो हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग अबू सईद के फारसी इतिहास में मिलता है। उसने महमूद गजनवी के चंदेल दुर्ग कलिंजर के घेरे का उल्लेख किया है। किसने किया है? तो अबू सईद ने महमूद गजनवी के चंदेल दुर्ग कालिंजर के घेरे का उल्लेख किया है। गजनवी ने 1200 ईस्वी में कालिंजर पर घेरा डाला था। सईद के अनुसार कालिंजर के दुर्गाधिकारी नंद ने महमूद की प्रशंसा में लुगात ए हिंदवी में एक कविता लिखी थी। अब ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि लुगात ए हिंदवी जो कविता है वो किसने लिखा था? तो कालिंजर के दुर्गाधिकारी नंद ने लिखा था। किसकी प्रशंसा में लिखा था? महमूद की प्रशंसा में लिखा था। तो लुगात ए हिंदवी कविता किसकी है? नंद की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लुगात ए हिंदवी कविता किसकी है? नंद की है। और ये कौन था? ये कालिंजर का दुर्गाधिकारी था, जिसने महमूद की प्रशंसा में लुगात ए हिंदवी में एक कविता लिखी थी। और लुगात ए हिंदवी का अर्थ क्या है? हिंदवी शब्द, है ना। लुगात ए हिंदवी का अर्थ क्या है? हिंदवी शब्द। पर यह हिंदवी क्या है? संस्कृत और अपभ्रंश के लिए इसका प्रयोग कभी नहीं हुआ। इसे बुंदेलखंडी का पुराना रूप माना जा सकता है। खेद है कि उपर्युक्त कविता अप्राप्य है। तो जो लुगात ए हिंदवी है ना, ये बुंदेलखंडी का पुराना रूप माना जा सकता है और ये अप्राप्य कविता है। इसके रचनाकार कौन है? नंद है। नंद कौन था? कलिंजर का दुर्गाधिकारी था। और इस बात का उल्लेख किसने किया है? तो सईद ने किया है ना। अबू सईद ने किया है। कौन? जिसने जो है हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग अबू सईद ने जो किया था फारसी इतिहास में 1049 में। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला नाम आता है प्रसिद्ध जीवनी लेखक औफी। इनका समय क्या है? 13वीं शताब्दी ने बताया है कि लाहौर के यमनी राज्य के फारसी कवि मूसद सलमान 1050 ने हिंदी या हिंदवी में एक दीवान लिखा था। तो हिंदी या हिंदवी में दीवान किसने लिखा था? तो मूसद सलमान ने लिखा था। ये जो है कहाँ के कवि थे? तो लाहौर के यमनी राज्य के फारसी कवि थे। और इसके लिए संभावना जताते हैं बच्चन जी कि यह जो है लाहौरी बोली में लिखा गया होगा। इसके बाद अब अगला नाम आता है अमीर खुसरो, है ना। 1253 से 1325 इनका समय है। तो खुसरो महत्वपूर्ण कवि के रूप में आते हैं सामने और इनका समय क्या है? 1253 से 1325। तो अमीर खुसरो भी हिंदवी शब्द का प्रयोग करता है और क्या कहता है कि तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, परीक्षा में पूछी जाती है क्या कि यानी मैं हिंदुस्तान का तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ। यहाँ पर हिंदवी दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली है। तो जो अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया वो कहाँ की बोली है? तो वो दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली है और बाद में इसी को हिंदी कहा जाने लगा। हिंदी का इतिहास भी कम लंबा और रोचक नहीं है। हिंदी के दो अर्थ हैं। क्या दो अर्थ कौन कौन से? एक तो हिंद देश के निवासी और हिंदी भाषा। तो दो अर्थ हैं। अगर कोई कह दे ना कि हम हिंद हैं, यानी हिंद देश के निवासी, और हिंद यानी हिंदी भाषा।
हिंद के निवासियों को इकबाल ने हिंदी कहा है। तो अब देखिए ये भी प्रश्न ऐसे बन सकता है कि हिंद के निवासियों को किसने हिंदी कहा था, तो इकबाल ने कहा है। और ये इनका इकबाल का एक गीत है बहुत चर्चित कि हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, है ना। तो हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, ये पंक्तियां भी पूछी जाती हैं कि पंक्तियां किसकी हैं, तो ये जो है इकबाल की पंक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। और इकबाल ने हिंद के निवासियों को हिंदी कहा है। स्पष्ट है कि हिंद से हिंदी बना, पर हिंद का इतिहास भी अंधकार के गर्त में छिपा हुआ है। यानी एक बात तो अभी तक क्लियर हो गई कि जो हिंदी शब्द है वो किससे बना है, हिंद से बना है, लेकिन जो हिंद है, हिंद शब्द, उसका इतिहास भी अंधकार के गर्त में छिपा हुआ है, ऐसा बच्चन जी कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि यह प्रश्न कि यह शब्द कब और कहां से आया, कैसे बना और किनके द्वारा प्रयुक्त हुआ, आज भी समाधान की अपेक्षा रखता है। यानी कि इसमें निर्विवाद रूप से कोई भी एक तथ्य सामने नहीं आता है कि जो हिंद शब्द है वह कैसे और उसकी उत्पत्ति कैसे कहां से हुई। अब हिंद शब्द की उत्पत्ति के संबंध में भी दो मत प्रचलित हैं। कौन कौन सा? पहला मत है कि प्राचीनतावादी पंडितों का मत और भाषा वैज्ञानिकों का मत। पहला मत यानी प्राचीनवादी पंडितों का मत क्या है कि हिंदी या हिंद को संस्कृत सिद्ध कर देता है, हिंदी या हिंद को संस्कृत सिद्ध कर देता है। और मेरुतंत्र नामक संस्कृत ग्रंथ में लिखा है कि हिंदू धर्म प्रलोभतारो जायन्ते चक्रवर्तिनः हीनश्च दूषयत्वेव हिंदुरित्य उच्चते प्रिय। तो ये देखिए ये पंक्तियां जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है कि ये किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये मेरुतंत्र से लिया गया है। और मेरुतंत्र नामक ग्रंथ में हिंदी या हिंदू को संस्कृत सिद्ध कर देता है। तो इसका मतलब ये है, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ये माना जा सकता है कि जो हिंदी शब्द है या हिंदू शब्द है या हिंद शब्द है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई, संस्कृत से हुई, ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। आगे देखिए, अर्थात हिंदू का अर्थ हीनों को दूषित करने वाला और हीन का अर्थ म्लेच्छ है। तो देखिए जो श्लोक हमने पढ़ा था ऊपर, वो क्या है, हिंदू का अर्थ हीनों को दूषित करने वाला और हीन का अर्थ क्या है, म्लेच्छ है। मेरुतंत्र सांप्रदायिक ग्रंथ मालूम पड़ता है और यूरोप वासियों के यहाँ आने पर लिखा गया। तो मेरुतंत्र कैसा एक ग्रंथ माना जाता है, सांप्रदायिक ग्रंथ माना जाता है। और ये संस्कृत का ना होकर, मतलब संस्कृत की पूरी तरह से नहीं इसमें भाषा का प्रयोग मिलता है, इसीलिए लिखते हैं कि यूरोप वासियों के यहाँ आने पर लिखा गया। इसमें एक स्थान पर फिरंगी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जाहिर सी बात है संस्कृत में फिरंगी शब्द का प्रयोग मिलता नहीं है। यही यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, मतलब एक प्रश्न उठता है कि इसमें एक स्थान पर फिरंगी शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः इसकी प्रामाणिकता स्वतः खंडित हो जाती है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि जो हिंद शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है, तो ये कहीं से भी प्रामाणिक सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में इसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। किसका? इस फिरंगी शब्द का प्रयोग जो है ना तो संस्कृत में मिलता है, ना प्राकृत में मिलता है, ना अपभ्रंश में मिलता है। और जो हमारी हिंदी का आधार है वो क्या है, वो इन्हीं भाषाओं से होते हुए हमारी हिंदी आई है ना, यानी संस्कृत प्राकृत पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी आई। तो इनमें कहीं भी फिरंगी शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि ये बहुत बाद की रचना है और यह एक सांप्रदायिक ग्रंथ मालूम पड़ता है। इसके बाद आगे है कि भाषा वैज्ञानिकों ने इस शब्द की ऐतिहासिकता का उल्लेख करते हुए बताया है कि हिंदू का प्राचीनतम उल्लेख ईरान सम्राट दारा के अभिलेखों, अवेस्ता ग्रंथ, बेंदिदाद आदि में हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भाषा वैज्ञानिकों ने माना ना कि हिंदू शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है। तो अवेस्ता किस धर्म का ग्रंथ है, तो ईरान का है ना, ईरानियों का धर्म ग्रंथ है, ठीक है। और इस ग्रंथ में बेंदिदाद अवेस्ता ग्रंथ और बेंदिदाद में हिंदू शब्द का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, ठीक। और ये अवेस्ता ग्रंथ में क्या है, सम्राट दारा के अभिलेख, मतलब हिंदू का प्राचीनतम उल्लेख ईरान सम्राट दारा के अभिलेख में, अवेस्ता ग्रंथ जो कि ईरानियों का पवित्र ग्रंथ है, और बेंदिदाद ग्रंथ में हुआ है। अभिलेखों में हिंदू का अर्थ भारतवर्ष के अर्थ में है। यानी यहाँ पर ऐसे प्रश्न बनाया जा सकता है कि जो ईरान सम्राट दारा के अभिलेख है उसमें हिंदू का अर्थ क्या है, तो उसमें जो है हिंदू शब्द का अर्थ क्या है, भारतवर्ष है, ठीक है। बेंदिदाद में हत्त हिंदू यानी सप्त सिंधु, तो बेंदिदाद में हत्त हिंदू शब्द आया है जिसका अर्थ है सप्त सिंधु, अनेक पवित्र स्थानों में एक है। अब यहाँ से कैसे प्रश्न आ सकता है कि जैसे 4 विकल्प दे दिया और उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें हत्त हिंदू यानी सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, तो वो कौन सा ग्रंथ है, बेंदिदाद है। और बेंदिदाद कहाँ का ग्रंथ है, तो वह ईरान का प्राचीन ग्रंथ है। प्राचीन ईरानी साहित्य में हिंदुश, हिंदू, हिंदुत्व, हिंद या भारत के अर्थ में प्रयुक्त है।
हिंदू का ऊ लुप्त होकर हिंद रह गया, इसी से बना हिंदी। भाषा तो यानी कि जो हिंदी शब्द है वो कहाँ से आ गया, वो ईरान से आया, ये बात मान लेनी चाहिए। भाषा वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि ईरानी में सा ध्वनि नहीं होती और ना महाप्राण ध्वनियाँ ही मिलती हैं। तो जो है ईरानी में कौन सी ध्वनि नहीं होती, सा और महाप्राण ध्वनियाँ भी नहीं मिलती हैं। इसलिए सिंधु देश और सिंधु नद के संपर्क में आने पर ईरानियों के यहाँ सा का हा और धा का दा हो गया। तो यही कारण बताया, क्योंकि वहाँ पर महाप्राण ध्वनियाँ नहीं थी और वहाँ पर सा ध्वनि नहीं थी। यही कारण है कि सिंधु देश और सिंधु नदी के संपर्क में आने से ईरानियों के यहाँ सा का हा और धा का दा हो गया। लेकिन अब रामविलास शर्मा जी आते हैं। तो रामविलास शर्मा ने इस पर आपत्ति की, किस बात पर, कि जो है हिंदी शब्द ईरानी है ना। अब लिखते हैं कि हिंदी शब्द कैसे बना। इस बारे में प्रचलित मान्यता ये है कि ईरान के लोग सिंधु या सिंध को हिंद कहते थे और वहाँ के निवासियों को हिंदुई या हिंदी कहने लगे। सा का उच्चारण करने में उन्हें कुछ कठिनाई होती होगी, इसलिए उन्होंने सा की जगह हा कहना शुरू किया। लेकिन फारसी में साल, सादगी, साज, सागर आदि 2500 शब्द हैं। यानी कि यहाँ पर इस बात का खंडन करते हैं रामविलास शर्मा जी कि यदि उन्हें, यानी जो ईरानी लोग थे, उन्हें सा कहने में दिक्कत होती तो ऐसे शब्द कहाँ मिलते हैं ना। साल, सादगी, साज, सागर ऐसे 2500 शब्द हैं जिसमें ईरानियों को सा का उच्चारण करने में दिक्कत नहीं होती। यही नहीं, उनके क्रियात्मक शब्द भी ऐसे बहुत से हैं जो सा से शुरू होते हैं, जैसे साजीदन यानी बनाना, सखन यानी तौलना इत्यादि। इसमें ईरानियों ने सा के स्थान पर हा का उच्चारण करना आवश्यक नहीं समझा। इसके सिवा शाह से आरंभ होने वाले या शाह युक्त सैकड़ों ऐसे शब्द फारसी में हैं जिसके समानांतर भारतीय भाषाओं के शब्दों ने शाह का स्थान हा को दे दिया है। यानी दंतशाह और तालव्य शाह का स्थान किसको दे दिया, हा को दे दिया। इससे सिंध का हिंद ईरान में बना या भारत में, इस समस्या पर प्रकाश पड़ता है। तो ये पूरा जो कथन था ये किसका था, रामविलास शर्मा जी का था। इस बात को ध्यान रखिएगा। उन्होंने जो है, यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि ऐसे प्रश्न बन सकता है कि किसने जो है हिंदी शब्द की उत्पत्ति में ईरान का जो मतलब कि ईरानियों ने की वजह से हिंदी शब्द आया उसका खंडन किया है। तो वो नाम आता है रामविलास शर्मा जी का। लेकिन ये भाषा वैज्ञानिक नहीं है, ये मार्क्सवादी आलोचक हैं, इसलिए जो है ये इतना प्रामाणिक बात नहीं है। आगे लिखते हैं कि उन्होंने विस्तार से बताया, किसने, रामविलास शर्मा जी ने विस्तार से बताया है कि सा का हा में परिवर्तन कश्मीरी में मिलता है। तो देखिए, जो सा का हा में परिवर्तन वो कहाँ से मिलता है, तो सा का हा में परिवर्तन कश्मीरी में मिलता है। हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी आदि में सा भी है और उसके स्थान पर हा भी उच्चरित होता है। इससे ध्वनित होता है कि हा ध्वनि जो यहाँ किसी प्राकृत में सा के लिए उच्चरित होती रही हो, यात्रा करते करते ईरान पहुँच गई। फिर तो ईरानियों ने सप्त को हफ्त और असुर को अहुर कहना आरंभ किया। अब इस बात का जो है कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए बच्चन जी आते हैं और लिखते हैं कि रामविलास जी ने सा हा संबंधी जिन मान्यताओं का खंडन किया है वह सही है। उर्दू का कोई कोश इसे प्रमाणित करने में समर्थ है, पर यह अनुमान सही नहीं मालूम पड़ता है कि किसी प्राकृत की हा ध्वनि जो सा के लिए उच्चरित होती रही हो, यात्रा करते करते ईरान पहुंच गई हो और सिंधु देश में सा से उच्चरित होने वाले शब्दों को हा कर दे। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंध में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व कोई सभ्यता थी। उसके सभ्य लोग सिंधु को हिंदू, सप्त सिंधु को हत्त हिंदू बोला करते थे। कुछ दिनों तक वह भाग ईरानियों के अधिकार में था। ईरानियों को ये शब्द यहीं से मिले। तो ईरानियों को कहाँ से मिले थे, तो ईरानियों को जो है मिले थे सिंध सभ्यता में, जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व जो सभ्यता थी उससे जो है उन्हें मिले थे। उन्होंने इन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। आर्यों ने हिंदू को सिंधु कर दिया हो तो आश्चर्य नहीं। कुछ लोग इस प्रवृत्ति को ब्राहुवी से जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ईरान के सुप्रसिद्ध बादशाह नौशेरवां, जिसका समय 531 से 579 था, उसने बजरोया नामक विद्वान को पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए भारत भेजा था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अब पहले तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे, है ना। तो पंचतंत्र के अनुवाद करने के लिए जो ईरान का प्रसिद्ध बादशाह नौशेरवां था, उसने अपने दरबार के बजरोया नामक विद्वान को पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए भारत भेजा। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पंचतंत्र का अनुवाद जो है किसने किया था इनमें से, तो बजरोया का नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस अनुवाद की भूमिका में पंचतंत्र की भाषा को ज़बाने हिंदी कहा गया है। तो देखिए पंचतंत्र की जो अनुवाद था उसमें जो है क्या लिखा गया, ज़बाने हिंदी
का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ज़बाने हिंदी का अर्थ संस्कृत है, तो यानी कि जो बजरोया ने पंचतंत्र का अनुवाद किया था उसमें जो है ज़बाने हिंदी कहा गया उसकी भूमिका में, और उस ज़बाने हिंदी का अर्थ क्या था, संस्कृत है। इसके बाद दूसरी पुस्तक का उल्लेख यहाँ पर होता है। कौन सी पुस्तक है, ये पुस्तक है 1227 में मिनहाजुसिख की पुस्तक हबकाते नासरी। तो हबकाते नासरी हो गया, और ये बजरोया ने जो अनुवाद किया ये दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। तो हबकाते नासरी में बताया है कि ज़बाने हिंदी में बिहार का अर्थ मदरसा होता है। तो यहाँ ज़बाने हिंदी का अर्थ पाल या अपभ्रंश होगा। तो इस तरह से इसके बाद प्रसिद्ध घुमक्कड़ इब्न बतूता और 1333 में रहला इब्न बतूता में लिखता है। अब ये इब्न बतूता की एक कथन है जो उसकी पुस्तक थी रहला, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि रहला किसकी पुस्तक है, तो इब्न बतूता की है। वह लिखता है कि किताबत अलाबाज अलजदरात दीवारों पर कुछ हिंदी में लिखा था। यानी कि ये बात कौन कहता है, इब्न बतूता कहता है कि किताबत अलाबाज अल जद रात दीवारों पर कुछ हिंदी में लिखा था। ज़बाने हिंदी का स्पष्ट अर्थ है हिंद के रहने वालों की भाषा, पर इब्न बतूता ने हिंदी का प्रयोग किसी स्थानीय बोली के अर्थ में किया है। यह निश्चित ही उत्तर भारत की कोई बोली रही होगी। इसके बाद आगे है, ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि हिंदी शब्द उत्तर भारत की विभिन्न भाषाओं और बोलियों के लिए भिन्न भिन्न समय में हुए, कभी ब्रजी के लिए, कभी अवधी के लिए, कभी बुंदेलखंडी के लिए, कभी लाहौरी और कभी देहलवी के लिए। जायसी ने पद्मावत के उपसंहार में लिखा है, क्या लिखा है, तो ये पद्मावत की पंक्तियां हैं कि तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेते आही और जिहम हमारग प्रेम कर सबय सराहें ताही। तो ये पंक्तियां भी इंपॉर्टेंट हैं और ये जायसी की पद्मावत से ली गई हैं। यहाँ पर हिंदुई अवधि है, यानी जो तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जे हैं आही लिखा है ना, ये हिंदुई है। हिंदुई क्या है, अवधि है। और क्योंकि जायसी की जो पद्मावत वो किस भाषा में, अवधि में है। ठीक, और कैसी अवधि में, ठेठ अवधि में है। तो यहाँ पर हिंदुई अवधि है। जायसी इसी को भाषा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं कि आदि अंत जस गाथा है लिख भाषा चौपाई का है। तो चौपाई में ही जायसी ने पद्मावत लिखा है। अब इसके बाद आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चन जी का कथन है कि जो लोग हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से च्युत हैं, यानी रहित हैं, है ना। तो जो लोग हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से च्युत हैं। ये बात कौन कह रहा है, तो बच्चन जी कह रहे हैं। इसके बाद आगे है कि अपने भेदवादी दृष्टिकोण के कारण कुछ लोग हिंदवी और हिंदुई को हिंदुओं की भाषा कहते हैं और हिंदी को मुसलमानों की भाषा। इन लोगों को इंशा की रानी केतकी की कहानी देख लेनी चाहिए थी। उसी में लिखा है कि कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी का छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और किसका है, ये लाइन किसकी है, तो मुंशी इंशा नखा का है। और उन्होंने क्या लिखा था, रानी केतकी की कहानी, और उसी रानी केतकी की कहानी से ये कथन है कि कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी का छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। यह तो हिंदवी की बात हुई। अब नूर मोहम्मद अपनी अवधि को हिंदी कहते हैं, और नूर मोहम्मद का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कथन है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसकी पंक्तियां हैं, तो हिंदू मग पर पाँव न राखो का जो बहुत हिंदी भाखो। ये बात कौन कहता है, तो ये बात कहते हैं नूर मोहम्मद। इसके बाद देखिए, नूर मोहम्मद से 21 वर्ष पहले गिरधर राय ने 1743 में हिंदी शब्द का प्रयोग ब्रजी के लिए किया था। तो देखिए, हिंदी शब्द का प्रयोग ब्रजी के लिए किसने किया था, तो गिरधर राय ने किया था। और कब किया था, 21 वर्ष पहले नूर मोहम्मद से 1743 ईस्वी में। और लिखते हैं, हिंदी माही फकीर के अक्षर लागे तीन। तो ये पंक्तियां किसकी हैं, ये गिरधर राय की हैं पंक्तियां, देख लीजिएगा। हिंदी माही फकीर के अक्षर लागे तीन, यह देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी है। और फिर मीर भी अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं। और क्या कहते हैं कि क्या जानू लोग कहते हैं किसको सरूरे कल्ब आया नहीं है लफ्ज ये हिंदी ज़बां के बीच। तो ये मीर का जो है एक कोटेशन है, और उन्होंने भी अपनी भाषा को हिंदी कहा है। इसके बाद है, दक्षिणी हिंदी के कवियों के बारे में भी भ्रम फैलाया गया है कि वे अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं, हिंदवी नहीं। तो अभी हमने ऊपर देखा कि हिंदवी जो है किसको कहा गया और हिंदी किसको कहा गया, है ना। तो
वहाँ पर शेख अहमद जैसे कवि भी हो गए हैं, कहाँ, दक्षिणी हिंदी में, है ना। उन्होंने लिखा है ज़बां हिंदी हिंदवी मुझसू होर देहलवी ना जानू अरब होर अजब मसनवी। तो ये बात किसने कहा है, तो ये जो है शेख अहमद ने कहा है कि ज़बां हिंदी हिंदवी मुझसू होर देहलवी ना जानू अरब होर अजब मसनवी। इसके बाद अतः यह स्पष्ट है कि हिंदी, हिंदवी और हिंदवी शब्द व्यापक क्षेत्र की हिंदी भाषा और बोलियों के लिए 12वीं 13वीं शताब्दी में ही प्रयुक्त होने लगे थे। यह कहना कि अमुक शब्द हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त होता था और अमुक शब्द मुसलमानों द्वारा अनैतिहासिक और शरारतपूर्ण है, यानी कि भाषा को बांटना सही भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। आगे लिखते हैं, इधर हिंदी उर्दू के रिश्तों को लेकर पुनः बहस आरंभ हो गई है। हिंदी और उर्दू एक ही जाति का साहित्य है या दो जातियों का? हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू साहित्य को शामिल किया जाए या नहीं? इस बहस के पीछे भी सांप्रदायिक तत्वों और हिंदी उर्दू के कुछ अकादमिशियनों का हाथ है। उर्दू शब्द का आविष्कार तो किसी समय 19वीं शताब्दी में हुआ। अच्छा, उर्दू शब्द आया है ना, उर्दू को बताइएगा किस भाषा का शब्द है उर्दू, ठीक है। उर्दू शब्द का आविष्कार तो किसी समय 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली हिंदी उर्दू की कविता की भाषा प्रयोग विधि में अंतर अवश्य है, पर यह अंतर शैलीगत है, भाषागत नहीं। कथा साहित्य का जहाँ तक संबंध है, दोनों का अंतर बहुत कम है। व्याकरणिक दृष्टि से दोनों एक हैं। आगे लिखते हैं कि हिंदी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए, हिंदी उर्दू को अलगाने का योजनाबद्ध प्रयास कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट की देखरेख में आरंभ हुआ। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल जी को है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के नौकर थे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा, यह प्रश्न बना है किसी कंपटीशन की परीक्षा में। ध्यान रखिएगा कि उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा, तो लल्लू लाल जी ने कहा है, और लल्लू लाल जी फोर्ट विलियम कॉलेज में नौकर थे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उनकी अपनी औपनिवेशिक भाषा नीति थी। इसी नीति के तहत उन्होंने लिखा, तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ी भाषा आपको अड़बड़ सी लगेगी, अटपटी सी लगेगी। किसकी ये भाषा है, ये लल्लू लाल जी की है। वे लिखते हैं, सो पाठशाला के लिए महाराजाधिराज सकल गुण निधान पुण्यवान महाजान मारकुइस बलजली गवर्नर, बेलेजली को बलजली लिखा है, गवर्नर जनरल प्रतापी के राज में श्रीयुत गुनगाह की गुनियन सुखदायक जान गिलक्रिस्त की आज्ञा से संवत 1860 में लल्लू लाल जी लाल कवि आगरे वाले ने, जिसका सार ले यामिनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कर नाम प्रेम सागर धरा। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखना है कि जो प्रेम सागर रचना है वो किसकी है, लल्लू लाल जी की है। और दूसरी बात ये कि उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा, तो वो भी लल्लू लाल जी ने कहा है। इस औपनिवेशिक नीति के परिणाम से सब परिचित हैं। हिंदी उर्दू की उच्च शैलियों में भेद है, पर बोलचाल की भाषा एक है। तो देखिए, जो हिंदी उर्दू की उच्च शैलियां हैं उसमें भेद है, लेकिन बोलचाल की भाषा में एक तरह की है, ऐसा कहना है। दोनों ही अपने मूल स्रोत से प्रेरणा लेती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि उर्दू का भविष्य हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में है, वह उसी तरह हिंदी भाषा व्यवस्था का अंग है जैसे बोलचाल की अन्य बोलियां और भाषाएं। बोरिस क्लूयेव द्वारा संपादित पुस्तक स्वतंत्र भारत जातीय तथा भाषीय समस्या। अब हमारे लिए एक पुस्तक और इम्पॉर्टेंट मिल गई, कौन सी, बोरिस क्लूयेव द्वारा संपादित पुस्तक है स्वतंत्र भारत जातीय एवं भाषीय समस्या। तो ये पुस्तक ध्यान रखिएगा, अलग से लिख लीजिए कि जो है स्वतंत्र भारत जातीय तथा भाषीय समस्या पुस्तक किसकी है, तो वो बोरिस क्लूयेव की है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि उपरोक्त सभी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि हिंदुस्तान के क्षेत्र में उर्दू भाषा इस समय स्वयं अपनी जातीय भाषा व्यवस्था का निर्माण नहीं करती है, और विशेष क्षेत्र में यह साहित्यिक भाषा हिंदी जातीय भाषा व्यवस्था के एक संगठक अंग को प्रतिनिधित्व करती है। तो ये बात किसका था, तो ये था क्लूयेव की बात थी। अब यहाँ पर वरानिको ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि एक ही जनगण को, जिसमें निर्माणाधीन जाति के सभी लक्षण और सर्वोपरि एक राज्य के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय एकता का लक्षण विद्यमान है, दो भिन्न भिन्न भाषाएं अर्थात हिंदी बोलने वाले दो जनगण में विखंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि सबको मिलजुल करके एक साथ रहना पड़ेगा। अतः उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। तो देखिए, अपभ्रंश काल के अंतर्गत आज हमने पहला पॉइंट पढ़ा था हिंदी भाषा जाति और साहित्य, जो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी कल हम पढ़ेंगे अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। तो
आज यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी कल की कक्षा में मिलते हैं। और आप सभी अपना अनुभव ज़रूर बताएं, और आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। आपके विचार हमें उत्साहित करेंगे और अच्छा करने की और आगे बढ़ने की और सभी को मिलजुल करके पढ़ने की। तो कल मिलते हैं अगली कक्षा में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, जिससे कि हम आपको समय पर जिस समय हमारे